हेलो बच्चों, आपके इस प्यारे से सीरीज कॉन्सेप्ट फटाफट इन 15 मिनट में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि कई दिनों से आपने देखा होगा कि हमारे केजीएस के सभी टीचर्स आपके लिए आपके रिवीजन को बेहतर करने के लिए हर चैप्टर से 15 मिनट का एक वीडियो लेकर के आ रहे हैं जो आपके रिवीजन को मजबूत करता है। हर दिन शाम को 7 बजे हमारे YouTube चैनल पे हमारे टीचर्स द्वारा ये वीडियो अपलोड होता है, जहां पर आप रात में सोने से पहले इन वीडियोस को देख करके एक क्विक रिवीजन कर सकते हैं। अब चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th के केमिस्ट्री का जो विलियन चैप्टर है उसके अंदर का एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूं आपके रिवीजन को बेहतर करने के लिए, और वो टॉपिक है बेटा राउल का नियम। राउल का नियम, इस पर कई बार नीट एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, चाहे वो आदर्श अनादर्श विलियन के रूप में हो, चाहे वो एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन के रूप में हो, चाहे पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन के रूप में हो, चाहे वाष्प दाब ज्ञात करने के रूप में हो। कई अलग अलग तरीकों से बेटा राउल के नियम पर बेस्ड क्वेश्चंस देखे गए हैं। तो इस 15 मिनट की वीडियो में मैं आपको एक क्विक रिवीजन करवाने वाला हूं कि राउल का नियम क्या होता है और इससे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेटा राउल का नियम क्या कहता है? राउल का नियम हमको यह बताता है कि किसी भी विलयन में जो कुल वाष्प दाब होगा वो कितना होगा और वो किस पर निर्भर करेगा। गौर से सुना बेटा, हेनरी का जो नियम है, हेनरी का जो नियम है यह हमको बताता है कि किसी भी विलयन में कुल वाष्प दाब कितना होगा और वाष्प दाब हम ज्ञात कैसे कर सकते हैं। तो चलिए ध्यान से सुनेगा। मान लीजिए, अच्छा, हेनरी का जो नियम होता है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है बेटा। हेनरी का नियम 2 हिस्सों में बटा हुआ है। मान लीजिए मैं आपके सामने 2 प्रकार का विलयन बनाऊंगा बेटा। मैं आपके सामने 2 प्रकार का विलयन बनाने वाला हूं। ध्यान से देखिएगा, राउल के नियम में 2 हिस्से होते हैं बेटा। सबसे पहले मैं एक ऐसा विलयन बनाऊंगा, सबसे पहले मैं एक ऐसा विलयन बनाऊंगा जिसमें 2 चीजें होंगी। मान लेते हैं बेटा इसमें हमने ले लिया विलायक और इसमें हमने ले लिया कोई भी एक विले। लेकिन खास बात यह है कि मैंने एक ऐसा विलयन बनाया है जिसमें विलायक वाष्पशील है, यानी कि वोलेटाइल है, वाष्पशील है, यानी कि ये वोलेटाइल है। किसको बोलते हैं बेटा? वाष्पशील। जब किसी चीज को हम गर्म करते हैं और वो वाष्प के रूप में निकलना शुरू कर दे, उड़ना शुरू कर दे, उसको वाष्पशील कहा जाता है। और मैंने यहां पर जो विलय लिया है, ये अवाष्पशील है, यानी ये वाष्प नहीं बना पाएगा, ये अवाष्पशील है। ये अवाष्पशील है। ये जो विलय है ये वाष्प नहीं बना पाएगा। तो अब बताओ, अगर मैं इस विलयन पर ध्यान दूं तो इस वक्त मेरे सामने एक ऐसा विलयन बन के तैयार हो गया है जिसमें विलय और विलायक में से केवल विलायक वाष्पशील है। तो मैंने कहा हेनरी का नियम के 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में हम एक ऐसे विलयन पर अध्ययन करेंगे जिसमें विलायक वाष्पशील होगा और विलय अवाष्पशील होगा। उसके बाद हम एक और विलयन बनाएंगे। उसके बाद बेटा हम एक और विलयन बनाएंगे। इस बार मैंने जो विलयन बनाया है इसमें खास बात यह है कि मैंने जो विलायक लिया है और मैंने जो विलय लिया है, दोनों के दोनों वाष्पशील हैं। दोनों के दोनों वाष्पशील हैं। तो आपको 2 तरह के विलयन पर मैं आपको चीजों को एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो देखते हैं राउल का नियम क्या कहता है। राउल का नियम कहता है कि किसी भी विलयन में जो वाष्प दाब होगा, बेटा मान लो यहां पर वाष्प दाब नापने के लिए मैंने एक मीटर लगा दिया, ठीक है। यहां पर मैंने वाष्प दाब नापने के लिए, ये देखो मैंने यहां पर मैनोमीटर लगा दिया।
प्रेशर नापने के लिए मैंने यहां पर एक मीटर लगा दिया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस विलयन का जो वाष्प दाब होगा, इस विलयन का मान लो बेटा वाष्प दाब जो होगा वो इन दोनों में से किसके ऊपर निर्भर करेगा? यहां पर जो भी वाष्प दाब होगा वो इन दोनों में से किसके ऊपर निर्भर करेगा? तो तुम बताओ किस विलयन का वाष्प दाब किस पे निर्भर करेगा? जो वाष्प बनाएगा। अरे भाई, जब वाष्प बनेगा तब तो वाष्प दाब बनेगा, और वाष्प तब बनेगा जब कोई वाष्प बना सके। तो मेरे कहने का मतलब है इस विलयन में जो विलायक है वो वाष्पशील है, तो वाष्प बनाएगा, वाष्पशील वाष्प बनाएगा। तो बेटा यहां पर ये देखो, यहां पर वाष्प बना, लेकिन वाष्प बनाया किसने? विलायक ने। यहां पर वाष्प बनाया किसने? विलायक ने। तो अब ये बताओ इस विलयन का जो कुल वाष्प दाब होगा वो किसके ऊपर निर्भर करेगा? विलायक के ऊपर निर्भर करेगा। क्यों? क्योंकि केवल विलायक वाष्पशील है, और जो वाष्पशील होता है वही वाष्प बना सकता है, और जो वाष्प बनाएगा वही तय करेगा कि विलयन का वाष्प दाब कितना होगा। तो क्या समझे बेटा? किसी भी विलयन में जो वाष्प दाब होता है वो उसके ऊपर निर्भर करता है जो वाष्पशील होता है। तो यहां पर क्योंकि विलायक वाष्पशील है तो इस विलयन का वाष्प दाब विलायक के ऊपर निर्भर करेगा। विलायक के ऊपर निर्भर करेगा मतलब विलायक के मात्रा पर निर्भर करेगा। तो बेटा इस विलयन में गौर से देखो, इस विलयन में वाष्प दाब, इस विलयन में वाष्प दाब विलायक के मात्रा मतलब होता है बेटा मोल अंश, या मोल प्रभाज भी कह सकते हो। मोल प्रभाज भी कह सकते हो। विलायक के मात्रा यानी कि मोल प्रभाज पर निर्भर करेगा। तो याद रखना इस विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो विलायक पर निर्भर करेगा, विलायक के मात्रा पर निर्भर करेगा, क्योंकि विलायक यहां पर वाष्पशील है। लेकिन इस केस में दोनों के दोनों वाष्पशील हैं। तो बताओ बेटा यहां वाष्प कौन बनाएगा? यहां वाष्प कौन बनाएगा? तो बेटा यहां पर वाष्प बनाएगा विलेय, और कौन बनाएगा? विलायक। तो यहां पर क्योंकि दोनों के दोनों वाष्पशील हैं तो यहां पर जो कुल वाष्प दाब आएगा वो दोनों पे डिपेंड करेगा, क्योंकि दोनों के दोनों वाष्पशील हैं। तो राउल का नियम यह कहता है कि किसी भी विलयन का जो वाष्प दाब होता है ये उसके ऊपर निर्भर करता है जो वाष्पशील होता है, और यहां दोनों के दोनों वाष्पशील हैं। तो क्या समझे बेटा? इस विलयन का वाष्प दाब इस विलयन का वाष्प दाब विलेय एवं विलायक दोनों की मात्रा पर निर्भर करेगा। दोनों पर निर्भर करेगा क्योंकि दोनों वाष्पशील हैं। तो अब बताइए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा, ये देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि इस विलयन का जो वाष्प दाब होगा, ये देखो, इस विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो समानुपाती होगा विलायक के मात्रा यानी विलायक के मोल अंश के। तो बेटा यहां पर हम लेंगे विलायक का मोल अंश। तो इस विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल अंश पर निर्भर करेगा। अच्छा, यहां पर समानुपाती के चिन्ह को हटाओगे, यहां पर समानुपाती के चिन्ह को हटाओगे तो जानते हो यहां स्थिरांक के रूप में क्या देंगे? P0 विलायक इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ विलायक। तो ये देखो बेटा, अब ये क्या चीज है? सुनना, इसका क्या मतलब होता है? गौर से सुनिएगा, इसका क्या मतलब होता है। एक बात बताओ बेटा, विलायक वाष्पशील है यानी कि विलायक वाष्प बनाता है,
विलायक वाष्प बनाता है। लेकिन जब यह विलायक शुद्ध रूप में था, अभी तो आपने विलायक में विलय मिला दिया है ना, अभी तो आपने विलायक में विलय मिला दिया है, पर कभी ना कभी यह विलायक एकदम शुद्ध रहा होगा, कभी न कभी यह विलायक एकदम शुद्ध रहा होगा। तो जब यह विलायक एकदम शुद्ध था, उस समय उसका कितना वाष्प पदार्थ था, उसका मान यहां पर रखेंगे। तो बेटा इसका मतलब होता है विलायक के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। तो क्या समझे, जब आपका विलायक शुद्ध था उस समय उसका वाष्प दाब कितना था, वो वाला वैल्यू यहां पर आएगा, और इस विलयन का वाष्प दाब कितना होगा वो यहां पर आएगा। तो यह है बेटा ऐसे विलयन का वाष्प दाब जिसमें केवल विलायक वाष्पशील है। लेकिन अगर विलय और विलायक दोनों वाष्पशील हो जाएं, तब इस केस में कुल वाष्प दाब कितना होगा बेटा। तो यहां पर विलयन का कुल वाष्प दाब कितना होगा। तो मुझे कक्षा 11वीं में पढ़ा हुआ डाल्टन का नियम याद आया। डाल्टन का नियम क्या कहता है, जब भी दो पदार्थ दाब लगाते हो तो कुल दाब उन दोनों के आंशिक दाब के योग के बराबर होगा। यानी कि यहां विलय भी वाष्प बना चुका है और विलायक भी वाष्प बना चुका है, यानी विलय भी दाब लगाएगा और विलायक भी दाब लगाएगा। तो यहां पर विलयन का वाष्प दाब किसके बराबर होगा बेटा, विलय के आंशिक दाब और विलायक के आंशिक दाब, दोनों के आंशिक दाब के योग के बराबर होगा, दोनों के आंशिक दाब के योग के बराबर होगा। और बेटा इसको आप आगे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखो विलय प्लस विलायक ये देखो, ये बताओ यहां पर आपने ये जो हिस्सा लिखा है ये केवल विलायक के लिखा है। यहां पर आपने ये जो लिखा है किसके लिए लिखा है बेटा, विलायक के लिए, क्योंकि विलायक वाष्पशील था। पर यहां पर आपने उसी चीज को विलय के लिए भी लिखा और विलायक के लिए भी लिखा। दोनों के लिए क्यों लिखे, क्योंकि दोनों वाष्पशील है। तो बस इतनी सी बात याद रखनी है कि आप लोगों को P0 और X का मान उसके लिए लिखना है जो वाष्पशील होता है। तो यहां विलायक वाष्पशील था, पर यहां पर P0 और X का मान विलय के लिए भी लिखा, P0 और X का मान विलायक के लिए भी लिखा, क्योंकि दोनों के दोनों वाष्पशील है। तो यह था बेटा राउल का नियम। तो राउल का नियम कहता है कि किसी भी विलयन का जो कुल वाष्प दाब होता है यह केवल उसके ऊपर निर्भर करता है जो वाष्पशील होता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से राउल का नियम का एक साधारण सा रिवीजन आपको मिल गया होगा। आप बेहतर तरीके से पढ़ते रहिए, ऐसे ही हम वीडियोस आपके सामने लेकर के आते रहेंगे। चलिए अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा बेटा अणु संख्या गुण का एक बेहतरीन वीडियो। आज के इस छोटे से वीडियो में इतना ही करते हैं बेटा। अभ्यास करते रहिए, प्रयास करते रहिए, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा ही जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अध्ययन करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।